नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को लेकर। कुछ एक टर्म्स होती है जैसे वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव है। इन सभी चीजों को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक दर्पण बनाया, ठीक है। तो इसके मैं बाहर की ओर पॉलिश कर देता हूं। बाहर की ओर में इसके पॉलिश करता हूं तो डेफिनेट है कि परावर्तन का जो कार्य है ये इसके अंदर धसे हुए भाग से होगा, क्योंकि यदि किसी गोले दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है, इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है हमारे पास अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। अब देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे ध्रुव की, या पहला हम सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एक द्वारक। द्वारक, अब देखिए दर्पण में द्वारक क्या होता है। जैसे इसके यहां से लेकर यहां तक का भाग हमारे पास परावर्तन के काम में आ रहा है। इस भाग को नाम दिया मैंने ए और इस मैंने भाग को नाम दे दिया बी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे द्वारक। गोलीय दर्पण का जो भाग परावर्तन के काम आता है, गोलीय दर्पण का इस भाग से परावर्तन होगा हमारे पास, इस साइज का लिया है मैंने, तो इतने भाग से परावर्तन होगा। तो गोलीय दर्पण का जो भाग परावर्तन के काम आता है उसको हम बोलते हैं द्वारक। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो द्वारक का जो मध्य बिंदु, अगर मैं द्वारक का ये मध्य बिंदु लेता हूं, यहां पर मैं ओ, इस ओ को हम कहेंगे ध्रुव। द्वारक का जो मध्य बिंदु है ये हमारे पास कहलाता है ध्रुव। और ध्रुव को हम डिनोट किससे करेंगे, तो ध्रुव को हम प्रदर्शित करेंगे दोस्तों ओ से। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये जो गोला है ये इधर से बनाया गया है या फिर इधर से बनाया गया है, तो आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस गोले का केंद्र इधर रहा होगा। तो इस गोले का मैं सेंटर यहां मान लेता हूं, इसको बोल दिया मैंने सी। यहां ये जो सी है ये हमारे पास कहलाएगा वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये यहां अगर इस गोले का मैंने केंद्र एज्यूम किया कि इसका केंद्र सी पर है, तो यहां हमारे पास जो सी है इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करेंगे हम, सी से। अब देखिए, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव को, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है ये हमारे पास, यहां अगर मैं कोई सीधी की सीधी रेखा खींच दूं तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है, सी और आर के जो बीच की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको हम दोस्तों नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इतनी वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या, जबकि ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। अब देखिए, दर्पण में यहां वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बिंदु जो एफ है, इस एफ को हम बोलेंगे फोकस बिंदु। फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और दर्पण के ठीक मध्य में स्थित जो बिंदु है इस बिंदु को बोलेंगे फोकस बिंदु। और इस बिंदु की खास बात है कि ये जो बिंदु है ये मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ऐसा नहीं कि इस लाइन के बीच में आप ऊपर यहां ले लो या ऊपर यहां ले लो, नहीं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु है इस बिंदु को बोलेंगे हम फोकस बिंदु। और जो फोकस बिंदु और ये जो ध्रुव है, एफ और जो ओ के बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलेंगे दोस्तों फोकस दूरी। इसको हम कहेंगे फोकस दूरी।
फोकस बिंदु और ध्रुव के जो मध्य की दूरी है वो हमारे पास कहलाती है फोकस दूरी। अब देखिए आप, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, इधर मैं अलग से लिख रहा हूं इन चीजों को, कि मैं बात करूं वक्रता केंद्र, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं कि जो C और जो O है, C और O के बीच की जो दूरी है इसको तो नाम दिया है हमने वक्रता त्रिज्या, जबकि जो F और जो O के बीच की दूरी है, F और O, इसको मैंने नाम दिया है फोकस दूरी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करेंगे, जबकि जो फोकस दूरी है इसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल f से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे और जो फोकस दूरी है इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी या फोकस दूरी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम को देखकर लग रहा होगा कि वक्रता त्रिज्या ज्यादा है और फोकस दूरी क्या है, कम है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों डबल होगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी उसकी 20। डायग्राम से देख के पता चल रहा है, देखिए फोकस दूरी तो केवल इतनी सी दूरी है और इसकी डबल दूरी हमारे पास कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो आपको फोकस दूरी देके वक्रता त्रिज्या पूछी जा सकती है या फिर वक्रता त्रिज्या देके आपको फोकस दूरी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम है, किस प्रकार से गोलीय दर्पण के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए मैंने एक अवतल दर्पण लिया, इस तरीके से ये बनाया मैंने अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम चलते हैं। आपको कोई से भी 2 नियम काम में लेने हैं, जहां जिस स्थिति में कोई से भी 2 नियम शूट हो रहे हैं उन 2 नियमों के हिसाब से हमारा जो उसका किरण चित्र है वो आसानी से बन जाता है दर्पणों की सहायता से। तो देखिए, ये मैंने इसका बनाया मुख्य अक्ष, तो ये इसका हो गया ध्रुव हो गया, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, इसको बोल दिया मैंने C। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरती है। तो इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं फोकस बिंदु, यहां मैं दिखा देता हूं, ये फोकस बिंदु है हमारे पास F। तो अगर कोई, ये मुख्य अक्ष है हमारे पास, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से गुजरती है। ये हमारे पास बना परावर्तन का पहला नियम। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, पहला नियम। दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा है। दूसरा नियम यह है, वही जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये अवतल दर्पण है, ये जो बिंदु है ये हमारे पास ध्रुव है O, ये इसका वक्रता केंद्र मान लेता हूं C, और ये हमारे पास फोकस बिंदु है F। तो दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित होती है, ये प्रकाश की कोई किरण है, ये फोकस बिंदु से इस दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो सीखने की बात यह हुई दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, और यदि फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो 2 नियम तो हमारे पास ये हुए। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम यह है, यही हमारे पास अवतल दर्पण है, ये बिंदु हमारे पास कहलाएगा ध्रुव O, ये फोकस बिंदु कहलाएगा F, और ये हमारे पास वक्रता केंद्र बनेगा C। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से सीधी दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम देखिए दोस्तों, ये कोई प्रकाश की किरण हमारे पास, ये वक्रता केंद्र से दर्पण पर आ रही है तो वापस इसी पथ पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होने वाली किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। अब हमने जब परावर्तन पढ़ा था तो हमने एक बात सीखी थी कि जैसे ये हमारे पास कोई समतल सतह है, इसके ऊपर कोई प्रकाश की बीम आ रही है, सतह से समकोण बनाते हुए आ रही है, तो जिस पथ पर आती है वापस उसी पथ पे लौट जाती है। ठीक है, मतलब यहां आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री होता है और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होता है।
अगर कोई प्रकाश की किरण जिस पथ पे आ रही है वापस उसी पथ पे लौट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किरण है ये हमेशा दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन अगर दोस्तों अगर पूछे कि आपतन कोण है कितना डिग्री है, तो आपतन कोण 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गोलीय दर्पण के ऊपर अभिलंब बनाते हैं तो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से दिखाएंगे हम। अभिलंब भी इसी लाइन के ऊपर होगा, जो मैंने किरण दिखा रखी है इसी के ऊपर हमारा अभिलंब होगा। तो यहाँ आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। लेकिन किरण दर्पण के साथ कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वक्र दर्पण पर हम जब भी अभिलंब खींचते हैं वो हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। किसी भी गोले दर्पण पर जो अभिलंब है वो हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। ठीक है, देखिए चौथा नियम वही सेम, मैंने अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, ये मैंने ध्रुव लिया मैंने ओ, ये हमारे पास फोकस बिंदु हो गया एफ और ये हमारे पास इसका वक्रता केंद्र हो गया सी। चौथा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधा ध्रुव पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण सीधा ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना इधर से कोण बनेगा उतना ही हमारे पास इधर से कोण बनेगा आई, और ये जो कोण आर है ये दोनों क्या होंगे? बराबर। मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही हमारे पास परावर्तन कोण या निर्गत कोण होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधा दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनने वाला कोण और परावर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनने वाला कोण, दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधा दर्पण के ध्रुव ओ पर आपतित होती है तो आपतित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनने वाला कोण आई और परावर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनने वाला कोण आर, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां दोस्तों हमने सीखा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हमने 4 नियम पढ़े कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होने वाली किरण जिस पथ पर आपतित होती है पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। और चौथा नियम कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधा दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनने वाला कोण और परावर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनने वाले कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब इस स्थिति के अंदर जितना कोण आई बनेगा उतना ही हमारे पास क्या बनेगा? कोण आर बनेगा।